बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, अप्लाइड फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 3, मोशन, फिज़िक्स 122, फिज़िक्स 113, फिज़िक्स 132। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इसका डिफरेंस बयान करना है। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाई अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स is called distance as shown by ACB in the figure. It is a scalar quantity. कि जब हम किसी पॉइंट A से किसी पॉइंट B तक जाते हैं और हम कोई पाथ फॉलो करते हैं तो वो पाथ जो हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं कि हमने डिस्टेंस कवर किया है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे ए फिगर में आपको पाथ दिखाया गया है A से C और C से B तक। जबकि इसके बरक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्ट्रेट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एज शोन बाय द लाइन ए बी इन फिगर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर किया जाता है। डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हमने वाजे कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उस वेलोसिटी में जो चेंज आती है उसको हम टाइम पे डिवाइड कर दें कि कितने टाइम में वो चेंज आई है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। अब हमने डिफाइन करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। कि व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कि अगर हम डिफरेंट इंटरवल्स लें और उसमें देखें कि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आई है वो अगर तो हर इंटरवल जो है उसमें सेम चेंज आई है तो फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर इंटरवल तो इक्वल हों लेकिन उनमें जो वेलोसिटी में चेंज आई है वो इक्वल ना हो तो फिर हम कहते हैं ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। कि इन कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो उसमें हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हमने टोटल चेंज जो आई है वेलोसिटी में उसको टाइम पे डिवाइड करना है तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर लम्हे पे जो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो हर लम्हा उसका एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होते हैं अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन फोर्स आल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। फोर्स को डिफाइन करना है और एसआई यूनिट बयान करना है इसका। फोर्स क्या होती है? एनी एक्शन दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कि अगर हम कोई बॉडी है वो एट रेस्ट है उसके ऊपर एक्शन करते हैं और उसको मोशन में ले जाते हैं तो ये एक एक्शन हुआ जिसने बॉडी को मूव कर दिया, तो ये भी फोर्स कहलाएगा। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर हम कोई एक्शन करते हैं और वो बॉडी हम स्टॉप कर देते हैं, उसको एट रेस्ट कर देते हैं उसको, तो ये भी एक एक्शन है जिसने मूविंग बॉडी को एट रेस्ट कर दिया, तो ये भी फोर्स होगी। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होता है, हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं उसको मूव करने के लिए, वो मूव नहीं होती लेकिन हमने उसको मूव करने की कोशिश की है, तो ये भी फोर्स होगी। और बाज़ का ऐसा होता है कि बॉडी हैवी होती है और मूव कर रही होती है और हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं है, लेकिन तब भी हम कहेंगे कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है। तो एनी एक्शन दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, यानी कोई भी एक्शन जो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। क्या चीज़? द स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी बॉडी की रेस्ट की स्टेट को, और ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसकी स्टेट को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं ये फोर्स अप्लाई हुई है उसके ऊपर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट जो है ये न्यूटन है। अब हमने इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट न्यूटन, इसको डिफाइन करना है कि ये क्या होता है।
तो न्यूटन 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट्स ओन डायरेक्शन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। कि बॉडी का मास 1 kg हो, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हो रही हो और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो और वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और वो फोर्स ही की डायरेक्शन में हो, तो हम कहते हैं जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रही है वो 1 न्यूटन है। तो ये न्यूटन की डेफिनेशन भी कर दी हमने, फोर्स की डेफिनेशन भी कर दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को बयान करना है हमने। लॉ ऑफ इनर्शिया इसकी स्टेटमेंट, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी unless acted upon by an external unbalanced force. This is Newton's first law of motion and is also known as law of inertia। यानी हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बयान करना है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट ही रहेगी और अगर वो मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि हम दो फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई कर दें और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हों। तो जब तक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे और वो एट रेस्ट है तो वो मूव नहीं कर सकेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है हम उसके ऊपर जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम उसको रोक नहीं सकते हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपनी मोशन को जारी रखेगी। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया हम इसलिए कहते हैं कि जो इनर्शिया की डेफिनेशन है वो भी ऐसी ही है जैसा कि हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। कि ये भी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि बॉडी के मास की वजह से होती है कि जब हम किसी बॉडी में चेंज पैदा करते हैं यानी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तो वो उसको रेजिस्ट करती है, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ बयान की गई है, इसलिए हम उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने लॉ ऑफ इनर्शिया बयान किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही था, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन सेम, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड हो वो उसके ऊपर एक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई होके उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर देती। तो इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत छोटी स्टेटमेंट है इसकी लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन एक्चुअली दोनों फोर्सेस होती हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अपॉन टू डिफरेंट बॉडीज़, दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती हैं। यानी एक बॉडी जो है वो फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी पे, हम उसको एक्शन कहेंगे, और उसकी वजह से जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी पे जो फोर्स लगाएगी हम उसको रिएक्शन कहेंगे। तो एक्चुअली ये दोनों फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी थ्रो अ बॉल एंड इट स्ट्राइक्स अ वॉल, कि हमने एक बॉल फेंका, दीवार को टकराया जाके, वो द बॉल विल रिटर्न, वापस आ जाता है टकरा के। द बॉल अप्लाइज अ फोर्स ऑन द वॉल, तो उस बॉल ने उस दीवार के ऊपर फोर्स लगाई है। इट इज़ कॉल्ड एक्शन, हम कहेंगे उसने एक्शन किया है। तो द वॉल अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू विच इट रिटर्न्स बैक, और जो दीवार है वो उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो बॉल जो है वो वापस आता है। हम कहते हैं ये रिएक्शन किया है वॉल ने। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द बॉल। बोथ द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल। ये दोनों इक्वल होती हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
एक्शन को हम उर्दू में कहेंगे ये अमल है, और रिएक्शन को हम कहते हैं ये रद्द अमल है। तो हम इसको उर्दू में यूँ बयान करते हैं कि हर अमल का रद्द अमल होता है जो कि आपस में बराबर होते हैं लेकिन सम्मत में मुखालफ होते हैं। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें मालूम है हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हमें ये कहा गया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको प्रूव करें, साबित करें उसको। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। वी एफ, एफ से मुराद फाइनल, वी से मुराद वेलोसिटी, वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी। वी आई, आई से मुराद इनिशियल और वी से मुराद वेलोसिटी, वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। ए से मुराद एक्सेलरेशन है और टी से मुराद टाइम है। अब हमने इसको साबित करना है कि ये रिलेशनशिप ऐसा होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। तो हम एक बॉडी कंसिडर करेंगे, फ़र्ज़ कर लें कि वो बॉडी मूव कर रही है, हम कहेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई रख लें आप। उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, उसको हमने एफ कह दिया, और फोर्स अप्लाई होगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब उस एक्सेलरेशन को हमने ए रख लिया कि उसमें ए एक्सेलरेशन पैदा हुआ है फोर्स अप्लाई होने से। तो जब एक्सेलरेशन ए पैदा होगा तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी वी एफ हो गई है, यानी हमने उसको फाइनल वेलोसिटी कह लिया। यानी एक वेलोसिटी, एक बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी वी आई थी और उसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ और टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वी एफ हो गई। तो वेलोसिटी में कितनी चेंज आई? द चेंज इन वेलोसिटी वो वी एफ माइनस वी आई से मालूम होगी। तो ये इतनी चेंज आ गई। तो वेलोसिटी में चेंज आई है, कितने टाइम में चेंज आई है? टी टाइम में चेंज आई है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बनेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये रिलेशनशिप हमारे पास बनेगा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की वजह से। तो ऊपर वी एफ माइनस वी आई क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है, और नीचे टाइम है जिस टाइम में ये चेंज आई है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बन गया। तो ये बराबर एक्सेलरेशन के होता है, यानी ए के बराबर हो गया। टी को दूसरी तरफ ले के जाएंगे, टी जाके दूसरी तरफ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी बन जाएगा। वी आई इधर माइनस है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये रिलेशनशिप बन गया। हमने साबित कर दिया कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बयान करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम किसी बॉडी की वेलोसिटी और उसका मास जो है इनको मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बयान करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कुछ बॉडीज़ का सिस्टम जिसको हम कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो, उनका मास कम ज़्यादा ना हो, उनके ऊपर कोई बाहर से एनर्जी अप्लाई ना हो रही हो, कोई एनर्जी उनकी ज़ाया ना हो रही हो, तो हम कहते हैं ये सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे एक सिलेंडर में हम गैस भर लें और उसको बंद कर दें तो वो गैस जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा अगर उसका टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा ना हो, अगर उसमें लीकेज ना हो, मास भी उसका सेम रहेगा, उसकी एनर्जी भी सेम रहेगी, उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो हम कहते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, उनकी आपस में इंटरेक्शन होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकेंगे, बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो ऐसा सिस्टम जो है हम कहते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए है कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी अगर हम किसी एक डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस कर लें या अलोंग वाई एक्सिस कर लें, तो लॉ हुआ हमारे पास द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब हमने इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है, फार्मूला बनाना है। तो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़, कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है। दोनों
बॉडीज़ जो हैं वो मूव कर रही हैं, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरी की वेलोसिटी u2 है, और दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हैं। हम अगर इनका मोमेंटम मालूम करेंगे तो पहली बॉडी जो है उसका मोमेंटम बनेगा m1u1, और दूसरी बॉडी जो है उसका मोमेंटम बनेगा m2u2। दोनों को जमा कर देंगे तो ये बॉडीज़, टू बॉडीज़ का जो सिस्टम है, इसका हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2। अब फ़र्ज़ कर लें कि u1 जो है वो u2 से ज़्यादा है वेलोसिटी, तो ये m1 वाला मास जो है ये u1 वेलोसिटी से मूव करता हुआ जाके m2 वाला जो हमारे पास बॉडी है मास वाली, उसमें टकरा जाएगा। इनका कोलिजन हो गया है। तो अब कोलिजन होने के बाद क्या है, मास तो उनका चेंज नहीं होगा, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। जो m1 वाला मास था हमारे पास, उसकी वेलोसिटी v1 हो गई है कोलिजन के बाद, और m2 वाला मास जो है उसकी वेलोसिटी v2 हो गई है। अब आफ्टर कोलिजन अगर हम मोमेंटम मालूम करना चाहेंगे तो पहली बॉडी जो है उसका मोमेंटम होगा m1v1, और दूसरी बॉडी का मोमेंटम होगा m2v2। अगर दोनों को जमा कर लेंगे तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। अब ये आफ्टर कोलिजन हमारे पास ये मोमेंटम आया, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन वो m1u1 प्लस m2u2 है, और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन वो m1v1 प्लस m2v2 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व करना है, यानी उसने कांस्टेंट रहना है। तो इसलिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी m1u1 प्लस m2u2 ये बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग है उसके टॉप से एक पत्थर फेंका गया है, हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में वो ग्राउंड को हिट कर गया आके। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की, क्योंकि हमने उसको बिल्डिंग से ड्रॉप किया तो vi उसको ज़ीरो रखेंगे। क्योंकि स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो कि g होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन g रखेंगे उसको। क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है बॉडी तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये पॉजिटिव होगा। जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है तो फिर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव रखी जाती है। तो g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और कितना टाइम लगा है स्टोन को ग्राउंड तक आने में, t टाइम को रखेंगे, और ये 6 सेकंड लगे हैं उसको। और हमने क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है बिल्डिंग की, h मालूम करना है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये s जो है वो क्योंकि डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वो हाइट है, जिस हाइट से पत्थर जो है वो ज़मीन तक आया है। तो इसलिए हम s की जगह पे h लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन अप्लाई होगी, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वी आई 0 है, t की वैल्यू 6 है, प्लस 1/2 a की वैल्यू 9.8 है, यानी g की वैल्यू लगेगी यहाँ पे, इंटू t की वैल्यू 6 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पहली टर्म जो है 0 इंटू 6, ये तो 0 हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड किया 9.8 को तो ये 4.9 हो गया, और 6 का स्क्वायर जो है 36 हो गया। तो इनको अब मल्टीप्लाई किया 36 को 4.9 से, तो 176.4 मीटर, यानी इतनी हाइट होगी उस बिल्डिंग की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन मोमेंटम, इसको हम पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देख चुके हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम, यानी मोमेंटम सिर्फ मूविंग बॉडी का होता है। अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम भी 0 होता है। तो मोमेंटम सिर्फ मूविंग बॉडीज़ का होता है। तो इसलिए हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ नोन एज मोमेंटम। इसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज मोमेंटम, यानी अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा निकलेगा। एक बुलेट है, उसका मास कम होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको स्टॉप करना मुश्किल होता है। इसीलिए एक ट्रेन है, उसकी मास बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वेलोसिटी
उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो P इज़ इक्वल टू एम वी इसका फार्मूला हो गया, और इसका SI यूनिट जो है वो मास किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करते, हम इसको न्यूटन सेकंड यूज़ करते हैं। तो ये इसका यूनिट हो गया SI यूनिट मोमेंटम का। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन होती है हमारे पास, जो स्ट्रेट पाथ पे या जिगजैग कोई बॉडी मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, हम कहते हैं इसकी मोशन जो है वो लीनियर मोशन है। और लीनियर वेलोसिटी हम उसको डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई बॉडी किसी दायरे में घूम रही है किसी एक्सिस के गिर्द, तो फिर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है कि उसने कितने टाइम में दायरे के मरकज़ पे कितना एंगल बनाया है। तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है उसको एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मेजर की जाती है, कोई बॉडी दायरे में घूम रही हो। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको थीटा में मेजर किया जाता है और इसका यूनिट रेडियन होता है, और टाइम को टी में मेजर किया जाता है। तो थीटा ओवर टी जो है ये एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा रखा जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड। स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन पर सेकंड है, लेकिन इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड भी लिखा जाता है, इसको डिग्री पर सेकंड भी मेजर किया जाता है इसको, लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करना है तो वो रेडियन पर सेकंड होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? कोई भी बॉडी जो दायरे में घूम रही होती है उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो उसको दायरे में रखती है, यानी ये फोर्स उसको दायरे में मूव करने पे मजबूर करती है। वो फोर्स है, हम उसको कहते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी जो दायरे में मूव कर रही होती है उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो उसको दायरे में रहने पे मजबूर करती है। अगर वो फोर्स ना लग रही हो तो फिर वो बॉडी दायरे में नहीं रहेगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द इट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डायरेक्शन जो है वो दायरे के मरकज़ की तरफ होती है, दायरे के सेंटर की तरफ होती है। और इसका फार्मूला है हमारे पास एफ सी से मुराद सेंट्रीपिटल, एफ से मुराद फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यानी ये इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि किसी बॉडी को दायरे में रखने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। वो उस पर मास पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी के स्पीड पे डिपेंड करेगी। ये इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और आर क्योंकि नीचे है तो इसके आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 मोशन का चैप्टर, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद।